Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss MCQs, right? So there will be total 20 MCQs. आपको पूरी तरह से एक अच्छे पार्टिसिपेंट के तौर पे पार्टिसिपेट करना है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 20. बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन विल बी देयर एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन एक स्टूडेंट अंजलि गोस्वामी ने कुछ प्रश्न पूछा, उनको कुछ कोविड सिम्टम वगैरह प्रॉब्लम थी. सो एट द एंड ऑफ सेशन आई विल डिस्कस दैट पॉइंट. तो मैं समय समय पर आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज को भी लेता रहूंगा, राइट. तो चलिए यहां पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है एंड इट इज हियर. ओके, सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है. द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज एन इंस्टीट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. तो जो जे बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको पता है जुवेनाइल का मतलब क्या है? जो बाल अपराधी होते हैं उनके लिए, राइट. बाल अपराधी किशोर न्यास अधिनियम 2015 के तहत क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सेक्शन 4 के तहत क्रिएट किया गया 2015 में, है ना. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत. सेकेंड पॉइंट है, one or more than one juvenile justice board are established by the National Commission for Protection of Child Rights for each state. एक या एक से ज्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एस्टेब्लिश किए गए, बाय नेशनल किए जा सकते हैं, मतलब, है ना. और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट तो स्थापित किए जाते हैं. बताइए, एक या एक से अधिक किए जा सकते हैं क्या? क्या स्टेटमेंट सही है यहां पर? विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट जुवेनाइल जस्टिस? देखिए, निर्भया वाले केस में आपको याद आ रहा होगा, जिसमें निर्भया फंड भी बना. वहां पर एक ऐसा जो सबसे ज्यादा सीवियर एक्शन जिसका था वो जुवेनाइल था, और इसीलिए 18 जो एज है उसको 16 कर दिया गया. आपको याद आ रहा होगा. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? देखिए, 2 स्टेटमेंट से पॉज करके बताइए आपका आंसर क्या है. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज एन इंस्टीट्यूशनल बॉडी. इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? संस्थागत बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन 4 के तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में. और सेकेंड स्टेटमेंट, वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आर एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, फुल फॉर्म जरूर याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. देखिए, ऐसा स्टेट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिएट किया गया है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वन और मोर ये क्रिएट किए जा सकते हैं. पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये स्टेट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये क्रिएट किए जाते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स. इज इट क्लियर? देख लीजिए, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है. इंस्टीट्यूशनल बॉडी है सेक्शन 4 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत. और इसके बाद में बात आती है कि अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ पावर द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हैज बीन इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट. तो जो क्रिमिनल जस्टिस वाला जो पार्ट है इसका, जो सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक रूप से जो क्रिमिनल जस्टिस विल बी इंक्लूडेड, ये किसमें इंक्लूड किया गया? स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 और शेड्यूल 7 में इसको इंक्लूड किया है. देयरफॉर वन और मोर देन वन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आर एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. एक या एक से ज्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाए जा सकते हैं और ये राज्य के पास ताकत है. इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के लिए राज्य के पास ताकत है. तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सेक्शन 4, जे एक्ट 2015, ये सब आपको याद रखना है. द बोर्ड एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड डिस्चार्ज फंक्शन रिलेटिंग टू चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 213 ऑफ दिस एक्ट. कि यदि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यदि कोई भी ऐसा बच्चा है जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है किसी भी प्रकार के लॉ में, तो उसको जो डिफाइन किया गया वो सेक्शन 213 में डिफाइन किया गया. आपको मेनली मोटे मोटे रूप से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बोर्ड्स वन और मोर देन वन बनाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है आपका. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर. 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहां पर करेक्ट पूछा गया है. सो नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी, नालसा, एक होता है सालसा, जो कि स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी होती है.
इसको क्या 5 दिसंबर 1985 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं क्या वो पैट्रोन होते हैं नालसा के। एंड थर्ड पॉइंट, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा इज स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस रिगार्डिंग द बर्डन ऑफ जुडिशरी। तो क्या नालसा को इसलिए प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि कोर्ट केसेस जल्दी से जल्दी रिड्यूस किए जा सके। बताइए क्या सही है इस यहां पर स्टेटमेंट। नालसा के बारे में आपको शॉर्ट नोट मैंने पहले भी लिखने के लिए बोला था, सालसा के लिए भी शॉर्ट नोट मैंने लिखने को बोला था। जब भी ये बॉडी चर्चा में आती हैं तो इनके ऊपर प्रश्न डेफिनेटली बन सकता है और इसीलिए शॉर्ट नोट जो है वो आपके बहुत ज्यादा मदद करेंगे एग्जाम में। तो देखिए 5 दिसंबर को जरूर बना था नालसा, लेकिन 1995 में 1995 में बना था ये। इज इट क्लियर। नालसा के जो पैट्रोन इन चीफ होते हैं वो बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। वेरी करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दिस वन इज इनकरेक्ट हियर। और इसका उद्देश्य क्या है, त्वरित निपटान, स्पीडी डिस्पोजल, राइट। तो ये तीनों ही पॉइंट में से पहला पॉइंट गलत है, सेकंड एंड थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द आंसर इज बी हियर। इज इट क्लियर, बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया नालसा, इसकी स्थापना होती है 1995 में, 5 दिसंबर 1995 में। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर द अथॉरिटी, किस एक्ट के तहत बना है ये नालसा? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। चीफ जस्टिस जो है भारत के, जैसे है ना, तो वो चीफ जस्टिस जो हैं वो नालसा के अभी जो है वो सीनियर मोस्ट जज, जबकि सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होगा? सेकंड मोस्ट सीनियर जो जज है सुप्रीम कोर्ट में। प्राइम ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर टू यू। यस, अब आगे चलते हैं। लोक अदालत, तीनों ही क्वेश्चन लगातार जुडिशरी से रिलेटेड आ गए। एक हमने नालसा के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लोक अदालत। तो क्या यह एक वैधानिक या सावधिक निकाय है? अथॉरिटी अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत क्या यह एक सावधिक अथॉरिटी है? बताइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये जो पहला पॉइंट है वो आपकी स्क्रीन पर एकदम क्लियर हो रहा होगा। अभी हमने पढ़ा है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। सेकंड, देयर इज नो कोर्ट फीस पेबल व्हेन अ मैटर इज फाइल्ड इन लोक अदालत। किसी प्रकार की फी पे करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप लोक अदालत में कोई भी चीज को दायर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोक अदालत इज अप टू 10 lakhs। क्या लोक अदालत का ज्यूरिसडिक्शन अप टू 10 लाख होता है? बताइए क्या सही है यहां पर। 1, 2 एंड 3 मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। 1, 2 एंड 3 बताइए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नालसा को भी इसके तहत बनवाया गया, लोक अदालत को भी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाया गया। जब लोक अदालत में मामला दायर होता है आपको कोई शुल्क नहीं देना होता। देखिए यहां पर जो परमानेंट लोक अदालत होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, परमानेंट लोक अदालत, PLA, परमानेंट लोक अदालत जो होती है वो उनका जुरिसडिक्शन का जो दायरा होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, वो 10 लाख रुपए तक का होता है, राइट। तो यहां पर लोक अदालत की बात की गई है, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर डिक्टेट करवा देता हूं ताकि आपको एक और चीज डिटेल में सारी बातें पता चल सके। इज इट क्लियर? तो 1 मिनट का समय दे दीजिए। यस, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे यहां पर आपको दिख जाएगा, लीजिए। तो यहां पर जो है लोक अदालत के बारे में देखिए, नालसा जो है along with legal service institution conduct by लोक अदालत, तो नालसा along with legal service institution कंडक्ट करते हैं लोक अदालत को, और वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, और ये एक जो है अल्टरनेटिव जो झगड़ा निस्तारण मैकेनिज्म है। इज इट क्लियर?
इट इज अ फोरम डिस्प्यूट केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट, तो जो कोर्ट में केसेस होते हैं उनको त्वरित करवाने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत ये है। इज इट क्लियर? और यहां पर देखिए नेचर क्या है, कोई भी केस पेंडिंग है यदि कोर्ट में तो उन्हें यहां पर रेफर किया जा सकता है। एनी डिस्प्यूट विच नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट, तो कोई भी ऐसा केस जो कि नहीं आया है कोर्ट के समक्ष उसे लाया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट एनी मैटर रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर द लॉ शैल बी सेटल्ड इन, ऐसा कोई चीज है जो सेटल नहीं किया जा सकता उसके अलावा यहां पर अप्रोच किया जा सकता है। तो ये तो हो गई अप्रोचेस के बारे में बातें। इज इट क्लियर? और देखिए जो भी केस पेंडिंग है, डिस्प्यूट है, उन सब के केस में ये इसमें हम लोग जुरिस्डिक्शन ले सकते हैं, इसके क्षेत्राधिकार में वो। अब लोक अदालत की बात करें, देखिए तो लेवल ऑफ कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत, देखिए एट स्टेट अथॉरिटी लेवल, स्टेट अथॉरिटी लेवल पर होता है, हाई कोर्ट लेवल पर ये लोक अदालत बनाई जा सकती हैं, सेशन लेवल पर बनाई जा सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो सेशन वाली बात कर रहा हूं उस लेवल पर लोक अदालतें बनाई जा सकती हैं। इज इट क्लियर? तालुक और भी छोटा जो कस्बा होता है उस लेवल पर बनाई जा सकती है। एक होती है नेशनल लोक अदालत जो रेगुलर इंटरवल पर सिंगल डे लोक अदालत आर हेल्ड थ्रू आउट कंट्री, तो वो नेशनल लोक अदालत है। फरवरी 2015 से नेशनल लोक अदालत आर बीइंग हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एवरी मंथ, प्रत्येक महीने पर जो स्पेशल सब्जेक्ट मैटर पर ये होती है। और अब बात आ रही है परमानेंट लोक अदालत की, तो कई सारी लोक अदालत हमने देख ली। परमानेंट लोक अदालत का जो the award of the permanent lok adalat is final and binding on all the parties and the jurisdiction of permanent lok adalat is up to 10 lakh, 10 लाख तक का ये जो है jurisdiction का दायरा है। और फाइनली एक और है मोबाइल लोक अदालत। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई? मोबाइल लोक अदालत पढ़ लिया है, इसके बाद में आपने परमानेंट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत होती है तालुक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना, हाई कोर्ट लेवल पर। तो जो प्रश्न आपका पूछा गया है वहां वो ऐसा नहीं बोला है कि परमानेंट लोक अदालत का कहीं पर पूछा गया, राइट? परमानेंट लोक अदालत के बारे में नहीं पूछा गया है, इसीलिए आपको सारी कहानी एकदम समझ में आ गई होगी। तो 10 लाख वाला दायरा जो है वो परमानेंट लोक अदालत का है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। सो जहां पर थर्ड है काट दीजिए, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एंड 1 and 2 इज करेक्ट हियर, बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? देख लीजिए बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लोक अदालत क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, वही सब कुछ लिखा है जो हमने अभी आपको पढ़ाया। और देयर इज नो कोर्ट फी, कोई कोर्ट फी नहीं है। वो 10 लाख वाला मेरे को आपको 10 लाख वाला दिखाना था कि परमानेंट लोक अदालत में है, तो इसलिए आपको वो भी चीज क्लियर हो गई। एनी केस पेंडिंग है कोर्ट के समक्ष, एनी डिस्प्यूट जिसको नहीं लाया गया अभी कोर्ट के समक्ष, प्रोवाइडेड ये जो ऑफेंस है कंपाउंडेबल हो अंडर द लॉ शैल नॉट बी सेटल, ऐसा ना हो कि वो लोक अदालत के अंदर सेटल ही ना किया जा सके, तो वो केसेस नहीं लाए जा सकते। इज इट क्लियर? चलिए तो यहां तक यदि सारी बातें क्लियर हो गई है तो हम लोग आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट आ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। करंटली भारत को जो है नॉन परमानेंट जो 10 मेंबर्स हैं उनमें से एक इंडिया भी है, और इस मंथ का जो है आपको याद आ रहा होगा कि भारत को प्रेसिडेंसी मिली। भारत ने बहुत सारे प्रश्नों को उठाया भी है ना, मैंने डिस्कस करता ही रहता हूँ आपसे क्लास में। इट रोटेट्स अमंग 15 मेंबर स्टेट्स ऑफ द काउंसिल मंथली। 15 जो मेंबर स्टेट्स हैं, 10 + 5 वीटो पावरफुल जो हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि ये रोटेट करते हैं और प्रेसिडेंट कौन बनेगा? इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है बताइए? प्रेसिडेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो वहां का प्रेसिडेंट जो एक महीने के लिए जो प्रेसिडेंट बनता है वहां, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है उस कंट्री का। बताइए ऐसा कुछ है? रिसेंटली इंडिया हैज एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हेयर। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। बताइए
क्या 15 मेंबर के बीच में घूमता है? यस और नो, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। जो भारत की तरफ से जो डेलीगेट्स जाते हैं, राइट, डेलीगेशन जो भी होता है ना, जो परमानेंट मेंबर के तौर पे काम करता है वहां पर, उसे बनाया जाता है, ना कि हमारे देश के राष्ट्रपति, उनको वहां पर प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट गलत है। और भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद में अध्यक्षता ग्रहण की है, बिल्कुल भारत ने प्रेसिडेंसी ली है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर सही है, सी इज द करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर? देख लीजिए, सी इज द करेक्ट आंसर। 15 मेंबर के बीच में रोटेट होता है यूएन, यूनाइटेड नेशन, और भारत का ने अगस्त मंथ की जो ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, उसमें भारत को इस बार मौका मिला है। हेड ऑफ द कंट्रीज डेलीगेशन जिसे भेजा गया है, नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडिया हैज क्लियरली कन्वेड टू पाकिस्तान दैट एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, including the area of Gilgit and Baltistan, are an integral part of the country by virtue of its fully legal, irrevocable accession. In context of this, जो गिलगिट बल्टिस्तान है shares the geographical boundaries with, तो ये जो गिलगिट बल्टिस्तान है वो किस किस के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, ये पूछा गया है आपसे। गिलगिट बाल्टिस्तान किस किस के साथ में बाउंड्री शेयर करता है? क्या ये लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो करंटली जो है इसको प्रोविंस बोल दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा कि ये एक प्रांत होगा हमारा। ऑलरेडी 4 प्रांत थे अभी तक। कितने प्रांत थे पाकिस्तान में? 4। अक्साई चिन क्या इस पे बॉर्डर शेयर करता है? वाखान कॉरिडोर और सक्शकाम वैली। बताइए विच स्टेटमेंट, विच इज द शेयरिंग बॉर्डर विद गिलगिट बाल्टिस्तान? पॉज कर लीजिए और बताइए, पॉज कीजिए अपना आंसर के लिए और फिर बताइए आंसर। ये वाखान है, वाखान कॉरिडोर, खान नहीं है, वाखान है। तो देखिए यहां पर एक्सेप्ट सक्शकाम वैली लद्दाख से शेयर करता है, डायरेक्टली करता है, लद्दाख का ही हिस्सा भी है ये काफी हद तक, है ना। और अक्साई चिन ऊपर जाएंगे तो आपको काराकोरम से और ऊपर जाएंगे तो आपको गिलगिट बाल्टिस्तान मिल जाएगा। अक्साई चिन बिल्कुल करेक्ट है और वाखान कॉरिडोर ये भी सही है। तो थर्ड को इनकरेक्ट कर दीजिए, थर्ड जहां पर है ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, थर्ड इज इनकरेक्ट एंड यहां पर ये भी थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। तो 1 और 2 लद्दाख और अक्साई चिन नहीं भाई, एक तो वाखान कॉरिडोर से ये बॉर्डर शेयर करता है, अक्साई चिन से, ओके अक्साई चिन से ये शेयर नहीं करेगा। लेट मी क्लियर यू। यस यस, एक मिनट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये, नो डाउट। देखिए ये लद्दाख वाला रीजन आ जाएगा, ये लद्दाख वाला रीजन आ जाएगा, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है। तो अक्साई चिन तो कहीं यहां रह जाएगा। इज इट क्लियर? अक्साई चिन अलग रह जाएगा। हाँ, सक्शकाम वैली है, ये तो इससे तो शेयर करेगा। और वाखान कॉरिडोर ये वाला रीजन है जो अफगानिस्तान में आता है। वाखान कॉरिडोर इज द पार्ट ऑफ द सिल्क रूट, तो वाखान कॉरिडोर, ठीक है। तो अक्साई चिन को काटिए, मैं माफी चाहता हूं इस प्रश्न के लिए, अक्साई चिन को कट कर दीजिए। सेकंड को कट किया, ये गलत हो गया, सेकंड को कट किया, ये गलत हो गया, सेकंड को कट किया, ये गलत हो गया। क्या आंसर आया भाई? बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। सक्शकाम वैली से तो ये टच करेगा। देखिए मैप में देख लेते हैं, देखिए ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, तो ये पूरा सक्शकाम वैली है, जिससे ग्रीन वाला डार्क ग्रीन, इसको 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर को लेकर, ठीक है। और देखिए अक्साई चिन का कहीं पर भी गिलगिट बाल्टिस्तान से कोई लिंक नहीं है। इवन सियाचिन ग्लेशियर से भी टच हो रहा है, देखिए इवन यहां पर लद्दाख से भी टच हो रहा है। और ये यहां पर है वाखान कॉरिडोर, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसे ये आजाद कश्मीर कहते हैं। इवन गिलगिट बाल्टिस्तान जो है जम्मू कश्मीर से भी लग रहा है। इज इट क्लियर? पैगोंग सो लेक ये पता होनी चाहिए आपको, NJ9842 ये पीक है, और ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम पास यहां से है, सियाचिन ग्लेशियर ये जो ब्लू वाला हिस्सा है। तो आई थिंक ये सक्शकाम वैली आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अक्साई चिन को आपको एलिमिनेट करना है। इज इट क्लियर?
तो गिलगित बाल्टिस्तान लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने भी प्रोविंस डिक्लेयर किया है। चाइना इन नॉर्थ, चाइना नॉर्थ में है गिलगित बाल्टिस्तान के। अफगानिस्तान इन वेस्ट, जहां पर वाखान कॉरिडोर भी आ रहा है। कश्मीर इन साउथ ईस्ट, और ईस्ट वाले पार्ट में लद्दाख वाला हिस्सा है, शशकाम वैली है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है वो है। जियोग्राफिकल बाउंड्री आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये करंटली। 4 नवंबर 1947 को जो इन्वेजन हुआ था तो आर्मी ने ट्राइबल कबीलियाई लोगों के साथ में इस लोकेशन को कैप्चर कर लिया था। आप कई बार ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर फिर हमने इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया, आज नहीं तो कल कर लेंगे कंट्रोल, लेकिन इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? क्योंकि देखिए ये लोकेशन ऐसी है कि ये हमारे फेवर में नहीं है। कल को हम यदि यहाँ पर आर्मी उतार देते हैं तो ये हमारे लिए एक जो है बड़ी संख्या में आर्मी के लोग हमारे मारे जाएंगे, है ना। और इसीलिए क्या होता है कि इतनी सेफ पोजीशन नहीं है ये, क्योंकि जो वैलीज हैं वो फेवर में है पाकिस्तान के। इज इट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट इन एरिया? कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है? बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से। लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट एरिया में त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एंड सिक्किम। कौन सा सबसे लार्जेस्ट है बताइए? त्रिपुरा तो बहुत छोटा है, यस और नो। सिक्किम भी बहुत छोटा है। अब आती है बात नागालैंड और मिजोरम की, तो नागालैंड के कंपैरिजन में मिजोरम ज्यादा बड़ा है। तो सबसे बड़ा पूछा है आपसे तो आंसर क्या आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। इज इट क्लियर? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए मिजोरम का क्षेत्रफल 21,081 किलोमीटर स्क्वायर, नागालैंड का 16,579, त्रिपुरा और सिक्किम सबसे छोटा पूछा जाए सिक्किम, ये भी याद रखना सिक्किम सबसे छोटा है, ठीक है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 साइड से, नीचे चिटगोंग आता है वगैरह ना। चलिए तो अगला प्रश्न आ रहा है, श्रेया सिंगल केस वाज इन न्यूज रिसेंटली, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? श्रेया सिंगल केस वाज इन न्यूज रिसेंटली, ये किससे संबंधित है? बहुत ही सिंपल है, हमने बहुत ज्यादा चर्चा की है। 2015 का केस, बहुत ही नॉर्मल है ये आंसर आपके लिए। बताइए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल। तो आपको याद आ रहा होगा 66A कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, और जो भी इंटरनेट, फेसबुक वगैरह पर कोई अपना फ्रीडम स्पीच वगैरह एक्सप्रेशन, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। आईटी एक्ट सन 2000 के से इसको अलग कर दिया गया। तो ये श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें आंसर ए आ जाएगा। इज इट क्लियर? 2015 बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जब जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा के जब गाइडलाइंस बोला, और उसके बाद फाइनली गाइडलाइंस निकाली गई हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट हैड स्टक द सेक्शन डाउन डिक्लेयरिंग इट वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये 2009 में अमेंड करके 66A को ऐड किया गया था। और ऑफेंस और एनोयंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया के तहत यदि किसी प्रकार का एनोय मतलब किसी को नैग, पेस्टर या किसी को चिड़ मतलब खराब लगता है, तो इस प्रकार के वर्ड्स यदि यूज किए जाते हैं। आपको याद आ रहा होगा ऐसा केस जो है बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद में 2 फीमेल कैंडिडेट ने कुछ मैसेज किया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये सारे केसेस अभी तक चल रहे थे, इवन 2015 में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था फिर भी। चलिए अभी हाल ही में ये जो एजेंसी है इसरो से रिलेटेड है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। डिटेल में मैंने इसके बारे में बात की, आपको याद आ रहा है कुछ, है ना। जो मिजोरम और आसाम का जो रीजन है जहां पर बहुत से क्लैशेस देखने को मिले, तो वहां ये सब हुआ, और वहां पर दोनों जो फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्स बल वगैरह, वो एक दूसरे से अगेंस्ट हो गए थे। आपको मैंने पूरा हिस्ट्री उसका बताया हुआ है करंट अफेयर की क्लास में। तो आपको बताना है इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव। क्या ये जॉइंट इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है क्या?
क्या ये गुवाहाटी असम में ये लोकेटेड है, जो NESAC? It helps to in augmenting the developmental process in the region by providing advanced space technology support. उस क्षेत्र में लोगों के विकास प्रक्रिया को बढ़ाने में ये मदद करेगा, ऐसा कुछ है, बताइए। Which statement is are correct here? 1, 2 and 3 कौन सा सही है? सबसे पहले मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पर ले जाता हूं, ये गलत है। क्यों भाई? आपको याद आ रहा होगा शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग, यहां पर लोकेटेड है इसका नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इज इट क्लियर? तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया गलत, कट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट एंड एलिमिनेट, और सिंपली आंसर आपका आ गया। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है। DOS और NEC नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जॉइंट इनिशिएटिव की मदद से यह उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान करने और बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करेगा। सो C इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। आसाम मिजोरम का जो डिस्प्यूट आया था उसमें ये चर्चा में आया था। शिलोंग मेघालय में ये लोकेटेड है। 2005 में इसको स्थापित किया गया था विद द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए रीजन में ये सुविधाएं प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। चुशूल एरिया, बहुत ही सिंपल, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है? दौलत बेग ओल्डी, आपको याद आ रहा है रोड के बारे में हमने कई बार बात की, क्या ये लद्दाख में लोकेटेड है? कोंगरा ला, क्या ये सिक्किम में लोकेटेड है? आपको बताना है विच वन इज द करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्यों चर्चा में आया इसके पीछे रीजन है। अभी हॉटलाइन स्थापित हुई है, हॉटलाइंस का मतलब क्या? इंडिया और चाइना, कई बार क्या होता है इस प्रकार के डिस्प्यूट हो जाते हैं तो हेड लेवल पर ये चाइना है, ये इंडिया है, आपस में क्या हॉटलाइन पे कम्युनिकेशन हो जाए और किसी भी तरह के डिस्प्यूट को रोका जा सके यदि किसी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन है। तो क्या चुशूल अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं भाई, चुशूल एरिया तो लद्दाख में है। दौलत बेग ओल्डी, यस, लद्दाख में है। कोंगरा ला, ये सिक्किम में, और तीनों में 3 हॉटलाइंस अभी बन चुकी हैं। इज इट क्लियर? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर दीजिए, फर्स्ट को कट किया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कोंगरा ला में भी जो है हॉटलाइंस हैं। तो इंडिया चाइना एस्टेब्लिश्ड हॉटलाइन इन नॉर्थ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम के कोंगरा ला में, मैंने आपसे ये पॉइंट चर्चा भी किया हुआ है करंट अफेयर की क्लास में। इंडियन आर्मी ने कोंगरा ला में सिक्किम में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एट खाम्बा जोंग, ये तो हो गया चाइना साइड से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, और सिक्किम में कोंगरा ला। तो यहां पर क्या है, स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट रहे, दोनों में कॉर्डियल रिलेशन चलता रहे, कोई डिस्प्यूट हो जैसे डोकलाम का इश्यू हुआ था। एट प्रेजेंट इंडिया चाइना हैव 2 मिलिट्री हॉटलाइंस। तो इससे पहले क्या था, लद्दाख में चुशूल और दौलत बेग ओल्डी पर यहां पर हॉटलाइंस। अ हॉटलाइन इज अ डायरेक्ट फोन लाइन सेटअप फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशली फॉर इमरजेंसीज, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। हेड में आर्मी के पर्सन्स भी डिस्कस कर सकते हैं। क्या आप में से कुछ को ये वर्ड याद आ रहा है? विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनी, सोमनी का मतलब निद्रा लाने वाला, सोमनी, सोमनी लोक्वेंट, रात्र में निद्रा में चलने वाला। विथेनिया सोमनीफेरा क्या है, याद आया कुछ? अश्वगंधा, अश्वगंधा भी कुछ याद आया आपको? तो ये न्यूज में था, बताइए इसके क्या, ये अब तो बहुत ही सिंपल हो गया केस। तो कई बार क्या है, आपको बायोलॉजिकल नेम ये आपको पता होने चाहिए, कैरोलस लीनियस द्वारा दिए गए थे। इट टेंड टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच इट ग्रोज, जहां पर ये उगता है वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम कर देता है, जिससे कहते हैं हम लोग इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज, राइट। सेकेंड है इट एक्सट्रैक्ट अ वाइडली यूज ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, क्या भारतीय मेडिसिन में इसका प्रयोग? इट एक्सट्रैक्ट इज यूज इन पेस्टिसाइड्स, बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज बी हियर, यस, ठीक है। सो अश्वगंधा कॉमनली नोन एज इंडियन विंटर चेरी, ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब है
और ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है, तनाव को कम करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, और इसको इसीलिए कोरोना वगैरह में यूज किया जा रहा है। इट इज क्लासिफाइड एज एडॉप्टेजेन विच मीन्स दैट इट कैन हेल्प टू बॉडी टू मैनेज स्ट्रेस। एडॉप्टेजेन होता है, इस पर मैंने चर्चा की थी आपसे। एडॉप्टेजेन क्या करेगा, बॉडी के स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने का काम करेगा। अश्वगंधा इज वाइडली ग्रोन इन ड्राई पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल रीजन, और ये मुख्यतः जो है ड्राई शुष्क एरिया में सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती है, जिसमें से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मेजर अश्वगंधा ग्रोइंग स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेन वाला हिस्सा है उसकी बात कर रहे हैं। और ये एक हार्डी एंड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, ये सबसे खासियत वाली बात है अश्वगंधा की। 60 से 75 सेंटीमीटर के रेनफॉल कल्टीवेशन में उग जाती है और 20 से 35 डिग्री के तापमान इसमें सूटेबल होता है, और पीएच जो है 7.5 से 8 मतलब एल्केलाइन क्षारीय मृदा में, सैंडी, लोमी, लाइट रेड सैंड में ये उग सकती है। ठीक है, ब्लैक और हैवी सॉइल में गुड ड्रेनेज एंड ऑल्सो सूटेबल फॉर अश्वगंधा कल्टीवेशन। तो ब्लैक एंड हैवी सॉइल भी अच्छी है, सैंडी लोमी या लाइट रेड सॉइल भी अच्छी है, तो आपसे इसके बारे में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये जरूर आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। अगला प्रश्न आ रहा है आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन, याद आ गया आपको, ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 22, क्या सही बोल रहा है ये? बोथ Parliament as well as state legislatures can concurrently make a law to preventive detention for the reason connected with the security of state। यदि किसी राज्य को अपनी सिक्योरिटी पर काम करना है तो ये इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए which statement is are correct regarding article 22। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या राज्य और केंद्र, क्या दोनों, स्टेट लेजिस्लेचर भी, पार्लियामेंट भी यूज कर सकता है? देखिए दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 22 से क्या है, व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाता है और व्यक्तियों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। मैंने आपको पूरा क्लॉज बताया था 3 मंथ तक, और आपको याद आ रहा होगा 2 मंथ का क्लॉज आया हुआ है अमेंडमेंट के तहत, 44th अमेंडमेंट याद आया जनता सरकार द्वारा, लेकिन आज भी उसको नहीं माना जाता, 3 महीने को ही माना जाता। ये सब मैंने आपको डिटेल में बात की थी। दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। इज इट क्लियर? एंड दैट इज व्हाई सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, राइट। तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो अरेस्ट किए गए हैं, डिटेन्ड किए गए हैं, और ये सब चर्चा में क्यों था? 2 साल तक, लगभग बहुत लंबे समय तक जो है आपने ये देखा कि उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा, तो ये लोग सभी को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की को शांति बहाली हो जाए उसके बाद इनको छोड़ा जाए। तो भारत में देखिए कितना प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। वहीं आप अफगानिस्तान के हालात देख रहे हैं, किस प्रकार के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। सो डिटेंशन ऑफ 2 टाइप्स, नेमली प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। तो डिटेंशन जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो प्यूनिटिव पनिशमेंट वाली, और एक होती है रोकने बचाने के लिए। प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश ए पर्सन। प्यूनिटिव में क्या होता है, उसको दंड देने वाली बात है ना, कोई प्रकार का ऑफेंस किया है उसने तो, ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, पहले से ही एक व्यक्ति को कन्विक्शन की हो सकता है कि ये कुछ गलत करे, या पहले से प्रेडिक्शन करने के साथ उसे, जैसे जम्मू कश्मीर वाले केस में किया गया। Constitution has divided on the legal power with regard to preventive detention between Parliament and state legislature. Parliament has exclusive authority to make law of preventive detention for the reason connected with defense. तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कॉन्करेंटली बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर जो है रीजन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो दोनों ही गिरफ्तारी कर सकते हैं और उन्हें नजरबंद रख सकते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल फॉर टू द कम्युनिटी, क्योंकि सेवाएं, सर्विसेज, सप्लाईज ये लगातार चलती रहे, ये ना रुके, और इसमें यदि कोई व्यवधान है तो उस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, प्यूनिटिव डिटेंशन भी किया जा सकता है। इज इट क्लियर?
तो आई थिंक आपको यहां तक सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो गए होंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेक्शन। अब बात आ रही है इन रीसेंट असेंबली सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021। रिसेंट जो असेंबली, किस असेंबली में भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल पारित हुआ? इट वाज हरियाणा और मध्य प्रदेश और गोवा और केरला। कहां पर भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल पारित हुआ है? इस प्रकार के प्रश्न भी आप पढ़ते रहा करिए, क्योंकि कई बार स्टेट लेवल पर कोई डेवलपमेंट हुआ है और वो डेवलपमेंट पूरे देश में यदि डिप्लॉय किया जा सकने वाला है तो वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई बार आपने देखा हो केरला सरकार बहुत अच्छे निर्णय लेती है तो वो हमेशा चर्चा में रहता है। फिर तमिलनाडु की सरकार ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, दैट कैन बी डिप्लॉयड टू ऑल ओवर इंडिया। तो यहां पर भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल जो है 2021, ये गोवा राज्य द्वारा पारित किया गया है। तो क्या है इसमें? इट रिकॉग्नाइजेज एनीवन लिविंग विद द स्टेट फॉर 30 ईयर्स और मोर एज भूमिपुत्र। कोई भी व्यक्ति जो 30 साल से एक किसान, सन ऑफ सॉइल, मतलब उस तरह से काम कर रहा है, एंड गिव सच अ पर्सन द राइट टू ओन हिज हर स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट, तो वो उसको अधिकार है कि वो अपने स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट के लिए ओनरशिप प्राप्त कर लेगा, एंड वाज अनडिटरमाइंड सो फार। ठीक है, वंस रिकॉग्नाइज्ड एज अ भूमिपुत्र, एक बार भूमिपुत्र के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया, कैन स्टेक क्लेम टू ओनरशिप ऑफ देयर हाउस नॉट मोर देन 250 स्क्वायर, 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ना हो, और ये बिल्ड बिफोर, यदि किसी ने अप्रैल 1 2019 से पहले का 2019 से पहले यदि घर वगैरह बनाया तो ये अभी बिल पास हुआ है, गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल। तो ये बहुत अच्छा बिल है, वहाँ के लोकल लोगों को अपने आप में राइट्स मिल रहे हैं, उन्हें जो है जमीन मिल रही है। इज इट क्लियर? जीका वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है बच्चे में, और गर्भवती माँ में यदि हो जाए जीका का प्रकोप तो वो बच्चा मतलब डिफॉर्मेटेड होता है। तो जीका वायरस दैट इज स्प्रेड मोस्टली बाय मॉस्किटोज, क्या मच्छरों के द्वारा फैलता है। अपार्ट फ्रॉम मॉस्किटोज एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरस। मच्छरों के अलावा कोई एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो भी वायरस को फैला सकता है। ऐसा सही है या नहीं है बताइए? जीका बहुत ही खतरनाक रोग है, अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर वैक्सीन नहीं है। तो पहला और दूसरा बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर? बोथ द स्टेटमेंट्स, दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एंड जीका प्रीडोमिनेंटली ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज फ्रॉम एडीज जीनस, एडीज इजिप्टी जो मच्छर है, एडीज इजिप्टी मच्छर वही जो डेंगू का मच्छर होता है, राइट? एडीज इजिप्टी जो बड़ा मच्छर है। एडीज मॉस्किटोज ऑल्सो स्प्रेड डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये चारों रोग याद रखना आपको मिलान के लिए आ सकते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका। और ये सब ये जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो एक्चुअल में पैथोजन क्या होता है इसमें? पैथोजन इज वायरस, वायरस जीका ही तो वायरस है। ठीक है, और चारों में वायरस होता है। अपार्ट फ्रॉम मॉस्किटोज एक इन्फेक्टेड पर्सन भी स्प्रेड कर सकता है वायरस को। इट हैज नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन, इंस्टेड ऑफ फोकस रिलीविंग सिम्टम्स एंड इंक्लूड रेस्ट। तो ये रेस्ट करना है, रिहाइड्रेशन, पानी प्रॉपर पिलाया जाए, और एक दवा है एस्टेमिनोफेन, जो एक प्रकार की एस्टेमिनोफेन एक प्रकार की पैरासीटामोल टाइप की दवा है, फीवर और पेन के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो जीका वायरस आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीका। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है पैगोंग सो लेक। पैगोंग सो जो झील है इसके बारे में क्या फीचर सही है? अभी हमने थोड़ा बहुत तो देखा ही था। क्या ये सशगाम वैली के बिल्कुल पास में है? क्या इसका निर्माण तैथीज जियोसिंक्लाइन के तहत हुआ था? क्या ये एक प्रकार की सॉल्ट वाटर लेक है? बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर? पैगोंग सो का मेजर हिस्सा, 2/3 से ज्यादा हिस्सा तो चाइना में है और रिमेनिंग जो है भारत में है ना। 8 फिंगर, 6 फिंगर, 7 फिंगर्स आपने नोटिस किए ही थे जब जो है स्क्रिमिशेस हुई थी भारत और चाइना की।
तो क्या ये शशकाम वैली के बिल्कुल क्लोज है? नहीं, शशकाम वैली जो मैंने आपको बताया था अभी उससे तो बहुत नीचे है। ये पैगोंग सो झील कुछ इस प्रकार की है, ऐसी ऐसी। टेथीज सागर जो था, टेथीज सागर कौन सा था भाई? ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट आ रही है, तो इसके बीच में जो सागर था वो टेथीज सागर था। इसके जियोसिंक्लाइन से बनी है, बिल्कुल सही है। और इसके कारण ये खारा पानी, आप सोचिए इतनी हाइट पर खारे पानी की कभी झील मिलती है क्या? लेकिन ये खारे पानी की झील है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पानी उठा है और यहां पर कुछ मछलियां उस समय की, और है ना, वो सब भी मिलती हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, एंड दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर हियर। इज इट क्लियर? पैगोंग सो लेक, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। पैगोंग सो और चुशुल वैली, जहां पर अभी वेरी क्लोज टू चुशुल वैली, विच इज वन ऑफ द बैटल फ्रंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ड्यूरिंग 1962 वार में चुशुल। यहां पर हॉटलाइंस भी हमने डिस्कस की। दौलत बेग ओल्डी रोड पे भी है, एंड कोंगराला, ठीक है, टेथिस जियोसिंक्लाइन, और ये सॉल्ट वाटर है। इज इट क्लियर? सॉल्ट वाटर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस क्या होता है भाई? ये किसका बायोलॉजिकल नेम है? लियोपार्ड का, ठीक है, लैपर्ड जो होता है, लैपर्ड, ठीक है, पैंथेरा पार्डस। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये कि क्या ये शेड्यूल 1 में लिस्ट है? हमारी इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके तहत शेड्यूल 1 का हिस्सा है ये। इट लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन IUCN रेड लिस्ट। और क्या ये वल्नरेबल लिस्ट में है? IUCN की लिस्ट में, वर्ल्ड लेवल पर जो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आप शॉर्ट नोट लिख दीजिए इस पर, राइट, रेड डेटा बुक पर शॉर्ट नोट लिख दीजिए, बहुत मदद करेगा आपको। बताइए पैंथेरा पार्डस या लेपर्ड के बारे में क्या कथन सही हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनुसूची 1 में ही शामिल है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन। कोई मारेगा तो उसको जेल वगैरह का पूरा प्रोविजन है, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट के तहत ये वल्नरेबल में है, बिल्कुल वल्नरेबल में ही है, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट यहां पर सही हैं रिगार्डिंग लेपर्ड। इज इट क्लियर? चलिए, तो साइंटिफिक नेम है लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, शेड्यूल 1 में शामिल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। आपको इस प्रकार की लिस्ट पूरी पता होनी चाहिए। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में शामिल है। फुल फॉर्म बता दीजिए साइट्स का, शॉर्ट नोट लिख दीजिए, मैंने पहले भी लिखवाया आपको। बताइए फुल फॉर्म क्या है? वल्नरेबल ऑन IUCN रेड लिस्ट, वल्नरेबल है। 9 स्पीसीज ऑफ लेपर्ड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अफ्रीका एंड एशिया। तो 9 अलग अलग प्रकार की जो है स्पीसीज पाई जाती है। एक और प्रश्न लेपर्ड से रिलेटेड है और यहां पर पूछा गया है जो मेगा हर्बी वोर्स 2018, यहां पर स्टेटस ऑफ लेपर्ड एंड को प्रेडेटर एंड मेगा हर्बी वोर्स 2018 के तहत जो रिपोर्ट आई है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स। लेपर्ड्स कहां सबसे ज्यादा हैं? यह प्रश्न आपको टाइगर के लिए भी पूछा जा सकता है कि टाइगर सबसे ज्यादा कहां है? बाघ, बताइए। तो बाघ का आंसर क्या है? बाघ तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। लेपर्ड कहां सबसे ज्यादा है? अगेन मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है, ठीक है, आंसर ये है। सेकंड नंबर पर टाइगर कर्नाटका में, लेपर्ड भी कर्नाटका में ही है। इज इट क्लियर? देखिए, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ न्यू रिपोर्ट। तो ये यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज की थी स्टेटस ऑफ लेपर्ड, को प्रेडेटर एंड मेगा हर्बीवोर्स 2018, और यहां पर देखा गया कि मध्य प्रदेश में 3421 टोटल लेपर्ड है, कर्नाटका में 1783 और उसके बाद में महाराष्ट्र में टोटल लेपर्ड्स जो काउंट किए गए इट वाज 12,852 लेपर्ड्स हैं कंट्री में, ठीक है, 2018 में। और 2014 में 7,910, मतलब प्रोटेक्शन बहुत अच्छा किया है और काउंटिंग इंक्रीज हुई है। ये नंबरिंग पर भी होता है कि काउंटिंग करने का जो तरीका है वो यदि इंप्रूव किया जाता है तो उससे नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि काउंटिंग के मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वर्ल्ड टाइगर डे वी सेलिब्रेट ऑलवेज ऑन 29 जुलाई। तो ये तो आपको पता ही, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
चलिए T/2 हमने बहुत सारी बात की है, T/2 के बारे में बात की हमने, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है, आपको 3 अलग अलग नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, औरांग नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क। तो आपको बताना है कि क्या औरांग अरुणाचल प्रदेश में है, क्या पन्ना मध्य प्रदेश में है और क्या दुधवा बिहार में है। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी का आपका सही होना चाहिए। बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर। देखिए औरांग जो नेशनल पार्क है, औरांग ये है आसाम में लोकेटेड है ना। मानस, काजीरंगा ये सब आसाम में लोकेटेड है। पन्ना नेशनल पार्क आप सभी को पता है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। पेंच कहां पर है बताइए, पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में मेजर पार्ट है और मध्य प्रदेश में भी है। पन्ना केवल और केवल मध्य प्रदेश में, पन्ना वही जगह जहां से जो है पन्ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर भी यहाँ से निकलती है और पन्ना से हीरे वगैरह भी निकाले जाते हैं, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क ये बिहार में नहीं है, दुधवा इज इन उत्तर प्रदेश में है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, दुधवा उत्तर प्रदेश में। सेकंड इज करेक्ट, तो ओनली सेकंड विल बी करेक्ट हियर। इज इट क्लियर? सी इज द करेक्ट आंसर। तो मानस, काजीरंगा और औरांग ये तीनों हैं आसाम में। सतपुड़ा, काना, पन्ना और पेंच है ना, और बांदीपुर, यहां पर बांधवगढ़ आएगा। बांधवगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाघ की संख्या बहुत ज्यादा है। पेंच महाराष्ट्र में भी और कुछ बहुत ही लिमिटेड पार्ट मध्य प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, और दुधवा उत्तर प्रदेश में। सुंदरवन आपको पता ही वेस्ट बंगाल। और इसके बाद में पेराम्बिकुलम ये केरला में है। बांदीपुर कर्नाटका में है। मधुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में लोकेटेड है। इज इट क्लियर? सारी बातें क्लियर है। ये टर्म हमने कभी डिस्कस की है पहले क्लास में, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, CA/TS, ये याद रखना। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड मतलब संरक्षण आश्रित बाघ के जो मानक हैं। तो बताइए, पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ सेट ऑफ क्राइटेरिया which allows tiger site to check if their management will lead to successful tiger conservation। यदि टाइगर कंजर्वेशन बहुत अच्छे से, संरक्षण बाघों का अच्छे से किया गया है, तो वो साइट को चेक किया जाएगा, मैनेजमेंट को कितना सक्सेसफुल रहा वो सब CATS करता है। तो जांचने की अनुमति देता है उसको, क्या CATS ऐसा करता है। इट डेवलप्ड बाय द ग्लोबल टाइगर फोरम, क्या ये ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा डेवलप किया गया है? बताइए। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और CATS जरूर याद रखना, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है। साइट को चेक करने की अनुमति दी जाती है कि कितना अच्छा काम कर रहा है कोई पर्टिकुलर जो भी टाइगर रिजर्व है ना। लेकिन ये ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा डेवलप नहीं किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये डेवलप किया गया है टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट्स के द्वारा। CATS इज डेवलप्ड बाय टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट, ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2013। CATS is an important part of T/2, the global goal to double the wild tiger number by year 2022। तो 2022 तक ग्लोबल टाइगर जो नंबर है उसको बढ़ाने का क्राइटेरिया सेट किया गया है। टाइगर साइट टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट विल लीड टू सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन। तो यहां पर जो है इसके 7 पिलर्स एंड 17 एलिमेंट्स हैं ऑफ क्रिटिकल मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो इन सभी को चेक किया जाता है और खरा उतरता है जो, उसे ये टैगिंग वगैरह देते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम इज एन इंटरनेशनल NGO, ये एक अंतरराष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइगर के कंजर्वेशन पर काम करती है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया आर टू इंप्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड कैट्स असेसमेंट इन इंडिया। तो यहां पर एक तो ग्लोबल टाइगर फोरम और दूसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया,
ये दोनों क्या करती हैं, NTCA जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में है, राइट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और कैट्स असेसमेंट, ये सभी इसके तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। 19th क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की थी आपसे, ई रूपी। क्या ये एक कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिजिटल पेमेंट? कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या ये? इट इज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। बताइए क्या सही स्टेटमेंट है ई रूपी के बारे में? ई रूपी बहुत इंपॉर्टेंट था लीकेज को रोकने के लिए। मैंने आपको बताया था क्यूआर कोड बेस्ड, क्विक रेस्पॉन्स कोड बेस्ड एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें गवर्नमेंट ने मान लीजिए किसी के अकाउंट में 4,000 रुपए ट्रांसफर किए तो वो 4,000 उस पर्टिकुलर चीज के लिए ही प्रयोगित हो और कहीं पर वो यूज नहीं कर सकता। तो ये स्कीम जो है पूरी तरह से जो जहां पर भी पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिस भी व्यक्ति को दिया गया है, वो यदि बीज और खाद खरीदने के लिए ही दिया गया तो वही खरीद सकता है, बाकी वो लैप्स हो जाएगा। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो सही है, कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है, बट नेशनल इंफॉर्मेटिका सेंटर नहीं है। नो डाउट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट को बनाती है, लेकिन यहां पर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ई रूपी, ठीक है, उसको डेवलप किया गया। सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, इसीलिए ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो इसके लिए आपको जो मेंस में आंसर राइटिंग लिखे ई रूपी के बारे में, तो पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, ये टर्म एज इट इज याद रखेंगे। पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, ये कॉन्टैक्टलेस है, क्यूआर कोड की मदद से, और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर के रूप में विच डिलीवर टू मोबाइल ऑफ द बेनिफिशियरी, डेवलप किया गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अभी ये हेल्थ वगैरह में अभी पायलट प्रोजेक्ट वगैरह भी चलेगा, फिर क्लियरिटी होगी कितना सही है ये, है ना। तो धीरे धीरे इस पर और ज़्यादा कमांड होती जाएगी और आने वाले समय में हम लोग अलग अलग स्कीम्स में इसको यूज होते हुए देखेंगे। द सिस्टम विल एलिमिनेट द नीड ऑफ एनी फिजिकल इंटरफेस, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, किसी की जरूरत नहीं है बेनिफिशियरी टू अवेल बेनिफिट बाय रिडीमिंग द कोड एट ए स्पेसिफिक सेंटर। पर्टिकुलर सेंटर पर जाकर वो उस कोड को बताकर या फिर क्यूआर कोड की मदद से आसानी से बेनिफिट उठा सकता है। फाइनली एक और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीछी वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीछी वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है बताइए? तमिलनाडु, सिक्किम, केरला या असम? पीछी वजहानी कहां पर लोकेटेड है? सो द करेक्ट आंसर इज केरला। सो एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज इसकी लोकेशन देखनी है आपको, तो ये इंडिया के मैप में ये जो केरला का जो मिड वाला पार्ट है, दिस वन, ये है पीछी वाजवानी पूरा, ठीक है। पीछी वाजवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के मिडिल वाले पार्ट में, क्योंकि केरला यहां से लेकर और ऊपर तक है। इज इट क्लियर? तो पीछी वजवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एग्जैक्ट लोकेशन आपको एकदम क्लियर है। और यहां पर ये क्यों चर्चा में थी? ट्विन ट्यूब टनल एट कुथिरन इन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल स्टेट इन इंडिया। ट्विन ट्यूब टनल यहां पर बनाई जा रही है, आपको मैंने ये शायद डिस्कस भी किया था। नेशनल हाईवे 554 ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केरला's फर्स्ट एवर टनल फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, साउथ इंडियाज लॉन्गेस्ट 6, मैंने आपको ये बताया था 6 लेन वाली ये एक रोड टनल है, और इतनी 1.6 किलोमीटर लॉन्ग और 6 लेन वाली ऐसी कोई टनल नहीं है। और ये कहां से गुजरेगी? पीछी वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसीलिए ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वगैरह जो है आजकल परमिशन दे ही देती है। तो ठीक है, तो ये हुई सारी कहानी। अब मैं आ जाता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। एक स्टूडेंट ने एक प्रश्न पूछा था, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, और इन्होंने एक प्रश्न पूछा है। आपके प्रश्नों को मैं समय समय पर जरूर लेता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। इन्होंने ये पूछा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इन लास्ट लेक्चर यू हैव टोल्ड, मतलब मैंने अपना कोविड सिम्टम और वो सब बताया था, और ये बोल रहे हैं कि यूपीएससी 2022 दे रही हैं ये, आई गॉट एंजाइटी अटैक even I haven't feel before in my mind and studying few are got hanged situation। देखिए मैं आपको मेरा केस भी बताता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं कोविड के थ्रू होकर गुजरा, और उसके बाद में क्या हुआ कि एक मेरे दोस्त जो है वो मेरे सामने ही उनकी मृत्यु भी हो गई, और मैं उस सिम्टम से गुजर रहा था। स्टिल आई वेंट देयर इन द हॉस्पिटल फॉर हिम। तो जब मैं वहाँ गया तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक्चुअल में वो मेरे सामने नहीं बचे, तो ये सब जो है ना दिमाग में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि ये एक दिन में नहीं जाएगा, इट विल टेक ग्रेजुअली, इट विल टेक टाइम। तो ये ग्रेजुअली आपकी चीजें जो है रिकवर होंगी, इट विल रियली टेक टाइम, बट यू हैव टू बी स्टे पॉजिटिव। और सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने बताया आपको, आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, श्वास वाली एक्सरसाइज कीजिए, जितनी देर तक पढ़ाई हो रही है उतनी देर तक पढ़ाई कीजिए। फिर क्या कीजिए, फिर उसके बाद में आप कर सकते हैं कि अपना जो एंटरटेनिंग पार्ट है, आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो काम कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। मतलब दिमाग में वो चीज़ लगातार, यदि हम लोग ऐसे सिचुएशन में रहे कि वो नेगेटिविटी आई नहीं रही है ना, ग्रेजुअली कई बार क्या होता है लेट नाइट सोने के बाद में हमें बहुत सारी चीज़ दिमाग में आती है, वो कुछ भी नहीं आएगा यदि आप अपना प्रॉपर शेड्यूल मैनेज करेंगे। और जब बोरियत महसूस हो रही है, हैंग सिचुएशन आ रही है, तो आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कीजिए, सॉन्ग सुनिए, अच्छे अच्छे मोटिवेशन वर्ड्स सुनिए। तो इस तरह से क्या होगा, बड़ी आसानी से आप जो है ना इस चीज़ से इम्प्रूव कर लेंगे। तो हेल्थ जो है इम्प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाइए, हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, और उसके लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा वगैरह करते रहिए, है ना। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है नो डाउट, लेकिन पहली चीज़ यही है कि आप अपने आप को पूरी तरह से, मतलब एक तरफ तो यू आर फीलिंग पेनफुल, एंड सेकेंड यू आर डूइंग स्ट्रेसिंग योर सेल्फ कि भाई अभी तो तैयारी करनी है। सो ऐसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, और ये और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। बजाय इसके 5-10 दिन का प्रॉपर ब्रेक लेके एंजॉयमेंट कीजिए, एंड बैक टू पेविलियन, और उसके बाद आ जाइए। इज इट क्लियर? तो ये सारी बातें बेटा आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। मैं समय समय पर आपको ये आंसर्स इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनके देता रहूंगा। सो आज के लिए इतना ही है, दोस्तों। थैंक यू सो मच, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और वहां पर हम लोग बात करेंगे एडिटोरियल वगैरह के बारे में बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने ARC रिपोर्ट के बारे में कहा है, कुछ ने मुझे बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह, तो उसको भी मैं लेकर आ ही जाऊंगा एग्जाम से पहले, मतलब विद इन 5 to 10 डेज मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये सभी प्रकार के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूं। सो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।